मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी ज्ञान मंजूषा में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सदैव स्वस्थ एवं मस्त रहें, इसके लिए हम ईश्वर से शुभाकांक्षी हैं। आज हम आप लोगों के लिए क्षितिज भाग 1 के पाठ 17 बच्चे काम पर जा रहे हैं पाठ को लेकर उपस्थित हुए हैं। इसके रचयिता राजेंद्र जोशी जी हैं। पाठ आरंभ करने से पहले मेरा आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि यदि मेरे चैनल की अंतर्वस्तु और जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसे साझा करें ताकि ज़्यादातर लोग इससे लाभान्वित हो सकें। साथ ही यदि किसी तरह की कोई कठिनाई महसूस हो रही हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें ताकि हम उसे दूर करने का प्रयास कर सकें। पाठ आरंभ करने से पहले कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय देखते हैं। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि राजेश जोशी का जन्म 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पहले पत्रकारिता को अपनाया, बाद में अध्ययन की तरफ मुड़े। इसके साथ ही साथ उनका साहित्य लेखन चलता रहा। उन्होंने न केवल लेख लिखे बल्कि कविताएं, कहानियाँ, समीक्षाएं, नाटक और नाट्य रूपांतरण भी लिखे। उन्हें लघु फिल्मों में पटकथा लेखन का भी अवसर मिला। उन्होंने अनुवाद भी किए तथा प्रसिद्ध कवियों की कृतियों की पद्धति पर स्वतंत्र अनुरचना भी की। उन्होंने मायाकोवस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहना बादल नाम से किया तथा भर्तृहरि की कविताओं का अनुकरण पर भूमिका कल्पतरु यह भी नामक अनुरचना लिखी। उनकी कविताओं के अनुवाद न केवल विविध भारतीय भाषाओं में हुए बल्कि अंग्रेजी, रूसी और जर्मनी भाषाओं में भी हुए। रचनाओं की अगर बात करें तो उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ निम्नलिखित हैं। एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच। दो पंक्तियों के बीच पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी काव्यगत विशेषताएं हैं, वे मुख्यतः सामाजिक सरोकार के रचनाकार हैं। उनकी कविताओं में गहरी आस्था झलकती है। वे जहाँ भी मानवता पर संकट देखते हैं वहाँ न केवल गहरे दर्द से छटपटाते हैं बल्कि संकट को दूर करने के लिए संघर्ष करते हैं। उनका दर्द आस्थाओं में भी उपजा है, न कि अनास्था से ही। वे निरंतर सृजन के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। उन्हें निराशा में भी आशा का प्रबल संभावना दिखाई देता है। जोशी जी की भाषा सरल, सरस तथा अकृत्रिम है। वे गद्य को पद्य बनाने की कला में कुशल हैं। केवल वाक्य विन्यास की हल्की हेरफेर से काव्यात्मक प्रभाव उत्पन्न हो जाती है। वे आत्मीयता और स्वाभाविक लय से कविता को रमणीय बना देते हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत चित्र और बिंब भी अत्यधिक स्वाभाविक दिखते हैं। कविता में आए कठिन शब्दों का अर्थ इस प्रकार है: विवरण, हालचाल या वर्णन, अंतरिक्ष, आकाश, भूकंप, भूचाल, मदरसा, उर्दू विद्यालय, एकाएक, अचानक, हस्ब मामूल, यथावत या जैसे ही हो वैसे होनी चाहिए। आइए कविता की व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा अभिव्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित रह जाते हैं। क्या कहते हैं? कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि कहते हैं कि सुबह का समय है, सड़कों पर गहरा कोहरा छाया हुआ है, चारों ओर अंधकार है। ऐसी भीषण ठंड में भी कुछ बच्चे इतने विवश हैं कि उन्हें रोजी रोटी कमाने के लिए काम पर जाना पड़ रहा है, जबकि होना क्या चाहिए?
इन बच्चों को ठंड से बचने के लिए इन्हें घर में ही खेलने कूदने की व्यवस्था होनी चाहिए। इन्हें काम पर जाने की व्यवस्था कतई नहीं होना चाहिए। आगे कहते हैं कि हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। कवि कहते हैं कि हमारे युग की यह सबसे भयानक स्थिति है कि बच्चों को आराम की जगह काम करना पड़ रहा है। और इससे भी भयानक बात यह है कि इस समस्या को सामान्य विवरण या वर्णन की तरह कहा जाता है, अर्थात इस पर कोई गंभीरता से विचार नहीं होती। इसे कहकर किसी को क्रोध नहीं आता या सुनकर किसी को आत्मग्लानि नहीं होती। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कहते हैं कि कभी इसे एक सामान्य बात कहकर टाला नहीं जाना चाहिए। वास्तव में इस समस्या को एक गहरे प्रश्न की तरह प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह समाज के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है और यह जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि आखिर ये बच्चे पढ़ाई लिखाई खेल कूद की दुनिया से दूर होकर पेट पालने की चिंता में क्यों लीन हैं। ऐसी क्या व्यवस्था है कि इन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। सवाल की तरह लिखे जाने का आशय है कि इस समस्या की गहराइयों में जाना चाहिए, उसकी कारणों को जानना चाहिए तथा उसके समाधान का उपाय करना चाहिए। कवि चाहते हैं कि बच्चों को अपने विकास के लिए पढ़ने और खेलने का अवसर मिलना चाहिए। उन्हें कोहरे से ढकी सड़क पर काम करने के लिए जाना चिंता का विषय है। अगली पंक्ति है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गई हैं सारे खिलौने, या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें। कभी बाल मजदूरों को गहरी धुंध भरे कोहरे में काम करते हुए देखकर प्रश्न पूछते हैं कि ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। क्या इनके खेलने की सामग्री गेंदें अब नहीं रही? क्या सारी गेंदें आकाश में गिर गई हैं? क्या इनके लिए रंगीन किताबें भी नष्ट हो गई हैं या उन्हें दीमक खा गए हैं? क्या दुनिया से सारे खिलौने समाप्त हो गए हैं या काले पहाड़ के नीचे दबकर नष्ट हो गए हैं? इनके लिए कोई विद्यालय नहीं है? क्या विद्यालय किसी भूचाल के चपेट में आकर नष्ट हो गए हैं? क्या सारे मैदान, सारे बागीचे, सारे घरों की आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? आगे कवि कहते हैं कि क्या खेलने के लिए खुले मैदान, बाग बगीचे, घरों के खुले आंगन, ये सब कुछ समाप्त हो गए हैं इनके लिए? कहने का मतलब यह है कि इन बच्चों को खेलने के लिए खुला मैदान होना चाहिए, बाग बगीचा होना चाहिए, घरों में खुले आंगन होना चाहिए। वे सब के सब कहाँ नष्ट हो गए? कवि सवाल करते हैं कि ये सारी चीज़ें कहाँ चली गईं। गेंदों के खत्म होने का प्रश्न उठाकर कवि कहना चाहते हैं कि बाल मजदूरों की अभी खेलने की आयु है, अभी से कामकाज उन्हें नहीं करना चाहिए। ये समाज के लिए चिंता का विषय है। उनका बचपन उन्हें अवश्य लौटाया जाना चाहिए। कवि इस बात से हताश और निराश है कि बच्चों का मन मारकर बाल मजदूरी करना। कवि रंगीन किताबें, गेंदें, खिलौने, मदरसे, मैदान, बगीचे, आंगन चाहते हैं ताकि ये नन्हे बच्चे निश्चिंत होकर उसमें खेल कूद सकें तथा अपना स्वाभाविक जीवन जी सकें।
अगली पंक्ति है, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल। कवि कहते हैं कि अगर इस संसार में बच्चों के खेलने के लिए गेंदें, रंगीन पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय, मैदान, बागीचे और आंगन न रहें, तो फिर इस संसार का लाभ ही क्या है। ऐसी दुनिया बेकार है जिसमें बचपन को खेलने का अवसर न मिले। यदि सचमुच ऐसा ही हो गया होता तो कितना भयानक अनुभव होता। पर दुनिया के हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। पर सच तो यह है कि सारी चीज़ें संसार में उपलब्ध हैं, फिर भी देश के बच्चे इससे वंचित हैं। बच्चे खेलने कूदने और पढ़ने लिखने के बजाय काम धंधा करने के लिए विवश हैं। दुनिया की हजारों सड़कों पर नन्हे नन्हे बच्चे काम काज करने के लिए जा रहे हैं। बाल मजदूरी धड़ल्ले से हो रही है। यह सचमुच समाज के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। यहाँ पर कवि इशारा करते हैं कि सचमुच अगर बच्चों के लिए सारी सुविधाएं नष्ट हो गई होती तो यह बच्चों के लिए बहुत भयानक संकट होता। तब तो सारी दुनिया ही बदरंग हो जाती। कवि की दृष्टि में आज अधिक भयानक स्थिति यह है कि संसार में बच्चों के खेल, मनोरंजन और पढ़ाई के लिए वस्तुओं की कोई कमी नहीं है, किंतु फिर भी अनेक अभागे उससे वंचित हैं। गरीबी के कारण उन्हें बचपन में ही कामकाज करना पड़ता है। इसीलिए कवि काम पर जाते हुए बच्चों के लिए चिंतित हैं। उन्हें लगता है कि बच्चों को खेल कूद और पढ़ाई में मस्त रहना चाहिए। बचपन अपने सुख और विकास के लिए होता है। बच्चों पर रोजी रोटी कमाने का बोझ नहीं डालना चाहिए। इस कविता में सुबह सुबह में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। विवरण की तरह और सवाल की तरह नई उपमाएं हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं कि आवृत्ति चिंता प्रकट करने के लिए पर्याप्त है। काव्य भाषा अत्यंत सरल, अकृत्रिम और सादगीपूर्ण है। भाषा अत्यंत सरल होते हुए भी गहरे अर्थों से युक्त है। कवि सरल सी उक्ति कहकर गहरे प्रश्नों को उठाए हैं। एक एक शब्द सधा हुआ, सचेत और लयबद्ध है। उर्दू और संस्कृत शब्दों का मेल बहुत ही स्वाभाविक है। वास्तव में यह लोक प्रचलित जनभाषा है। हस्ब मामूल जैसा शब्द खटकता है।